हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे कि भारत में जितने भी बाघ के संरक्षण के लिए जो उद्यान बनाए गए हैं उनके बारे में समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग जो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इन सारे के ऊपर डिफरेंस को समझेंगे पहले। इसके बाद हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट क्या था। इन सारी बातों को हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों एक ही चीज़ के लिए बनाया गया है, और वो क्या है तो इन सितु कंजर्वेशन। और इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और संरक्षण कहने का मतलब कि जानवरों को संरक्षण करके रखना। अब कैसा संरक्षण होगा तो प्राकृतिक रूप, फ्लोरा मतलब होता है पौधे और फौना मतलब होता है जंतु। तो फ्लोरा और फौना को, इनको प्राकृतिक पर्यावरण में बचाना ही क्या कहलाता है तो इन सितु कंजर्वेशन कहलाता है। और एक होता है एक सेतु कंजर्वेशन। तो एक सेतु कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इसको गैर प्राकृतिक रूप से संरक्षण करके रखना। तो गैर प्राकृतिक रूप से संरक्षण करके रखना जैसे ऐसे समझ, जैसे कोई भी जंतु को आप अपने घर पे पालतू बना के रखते हैं। कि कोई देश में शेर को ही उन लोग पालतू बना करके रखते हैं, तो उनका प्राकृतिक आवास नहीं हुआ घर पे, उनका प्राकृतिक आवास जंगल है। तो अगर वो जंगल में रहेंगे यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में रहेंगे तो इन सितु कंजर्वेशन बोलेंगे, और गैर प्राकृतिक रूप से रहेंगे तो उसको एक सेतु कंजर्वेशन बोलेंगे। जैसे में जू होता है, चिड़ियाघर आप लोग समझते हैं ना, तो उसको चिड़ियाघर किस में आता है तो एक सेतु कंजर्वेशन में आता है। आइए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तो हम लोग देखें कि दोनों तो एक ही चीज़ के लिए बनाया गया है, इन सितु कंजर्वेशन के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि दोनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसमें मानव गतिविधियों का थोड़ा बहुत अनुमति होता है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध होता है। इसमें किसी व्यक्ति को अनुमति जाने की नहीं होता है। जाने की अनुमति नहीं का मतलब कि पर्यटन वगैरह के लिए अलाउ होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग जो वहाँ के जनजातीय लोग हैं वो जा कर के औषधि वगैरह, पेड़ वगैरह की कटाई कर सकते हैं, वो भी देख रेख में ही। तो ये अनुमति होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन नेशनल पार्क में ये सारी अनुमति बंद हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या होता है कि प्राइवेट भी हो सकता है, जबकि नेशनल पार्क वो है हमेशा गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, यानी कि सरकारी रहेगा। एक बात और यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको कन्वर्ट करके, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उसमें मॉडिफाई करके, उसके सिक्योरिटी को बढ़ा करके, प्रतिबंध वगैरह लगा करके उसको हम लोग नेशनल पार्क में बदल सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क को हम लोग उसके गिरा करके, उसके सिक्योरिटी को उसको थोड़ा सा लो करके हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए जो भी कि कोई भी गांव है, तो गांव में उस एरिए में 2-3 गांव को मिला करके हॉस्पिटल वगैरह टेक्नोलॉजी का विकास करके उसको एक शहर में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन फिर सारे हॉस्पिटल को तोड़ करके, वहाँ पे कॉलेजों को तोड़ करके पुनः से उसको गाँव नहीं ना बनाया जा सकता है। तो सेम उसी प्रकार है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो थोड़ा सा लो कैटेगरी का रहता है। इसमें उतना प्रतिबंध नहीं रहता है, लोगों को अंदर जाने के, जनजातीय लोगों को अंदर जाने की अनुमति होता है। लेकिन नेशनल पार्क में पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, और नेशनल पार्क का एक फिक्स बाउंड्री होता है, यानी कि तार से घेरावा किया हुआ रहता है या दीवार वाला घेरावा किया रहता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा घेरावा नहीं किया हुआ रहता है। और सबसे लास्ट बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, जबकि नेशनल पार्क जब भी होगा तो सरकार के अंदर रहेगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को हम लोग समझ गए, दोनों एक ही चीज़ के लिए है, इन सितु कंजर्वेशन के लिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा बात हम लोग यहाँ पे समझते आ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है कि ये ना यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत किया था। यानी कि ये भारत का चीज़ नहीं है, ये यूनेस्को का चीज़ है। यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन्ड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुरुआत किया जाता है। और उस प्रोग्राम के तहत क्या था कि हम लोग तो जानवर और जंतुओं को संरक्षण देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के वायुमंडलीय कल्चर, क्लाइमेट, जलवायु अगर पर ही मतलब पूरी तरह से जो प्राकृतिक
क्षेत्र में जो संरक्षण होगा उस सब पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो 1979 में बना था। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 1971 में। लेकिन सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1979 में। लेकिन भारत में सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? तो 1986 में बना था, जो नीलगिरी बायोस्फीयर उसका नाम था। बायोस्फीयर के बारे में भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इतना समझ लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा 1971 में प्राकृतिक के संरक्षण के लिए एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था 1971 में। और सबसे पहला बायोस्फीयर प्रोग्राम बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1979 में। और भारत में सबसे पहले कब बना था? तो 1986 में, वो नीलगिरी बायोस्फीयर था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दो हम लोग देख लिए, और बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा वो बहुत ही बड़े लंबे एरिया में होगा। क्या होगा कि बहुत ही बड़े लंबे एरिया में होगा। और जब बहुत ही बड़े लंबे एरिया में होगा तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकते हैं और नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो कईक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, कईक नेशनल पार्क होगा। तो ये बायोस्फीयर का मतलब सिंपल सा हुआ कि बहुत ही एक लंबे एरिया में होगा। जब इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो आगे अब देखते हैं हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, इसको देखिए छोटा छोटा बात हम लोग समझेंगे तो ही हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर पहुंचेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या था कि ये भी ना जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का ही प्रावधान करता था। लेकिन जितने भी हम बात करें वो सब संरक्षण की ही बात करें। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें 5 शेड्यूल बनाया गया। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5। इसमें 5 शेड्यूल बनाया गया और इसके अंतर्गत जंतुओं को वर्गीकरण किया गया। तो यानी कि शेड्यूल 1 में जो जंतु रहेंगे वो हाईली प्रोटेक्शन में रहेंगे, यानी कि इसको न छूने की इजाज़त रहेगा, न पास जाने की इजाज़त रहेगा। तो इसमें जो प्रोटेक्शन रहेगा वो हैवी प्रोटेक्शन रहेगा। और जैसे जैसे 1 से 5 की ओर हम जाएंगे वो प्रोटेक्शन कम होता चला जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 5 शेड्यूल बनाया गया। और 5 शेड्यूल में जो सबसे पहला शेड्यूल में रहेगा उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और इसमें इस अधिनियम में अंतिम संशोधन किया गया था 2006 में। फिर इसके बाद हम लोग क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइगर आता है। तो जब देखा गया कि बाघों की संख्या में भारी मात्रा में गिरावट होने लगा तो हम लोग एक प्रोजेक्ट टाइगर लाएं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में। इसके तहत क्या था कि लोगों के भागीदारी के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया जाए जो एक विशेष बाघ एजेंडा को बढ़ावा देगा। तो इसलिए हम लोग क्या लाएं? प्रोजेक्ट टाइगर लाएं। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, वो किस लिए आया था? तो ये सिर्फ और सिर्फ बाघों के संरक्षण के लिए। जब बाघों की संख्या तेज़ी से गिरने लगी, तेज़ी से क्यों गिरने लगा? तो वनों की कटाई अधिक होने लगा, लोगों में जो शिकार करने की भावना बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो बहुत सारे कारणों से बाघों की संख्या तेज़ी से घटने लगा। तो हम लोग 1973 में वो प्रोजेक्ट टाइगर से एक्ट पारित कर दिए है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ये सब हम क्यों बता रहे हैं कि इसी से रिलेट करेगा टाइगर रिजर्व। जब ये सब चीज़ आपके क्लियर नहीं रहेगा तो टाइगर रिजर्व तो सिर्फ राज्य में कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ है वो तो हम लोग ऐसे ही देखते ही चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मॉडिफाइड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। और नेशनल पार्क में सीमा तय होते हैं, उसका प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम प्रोटेक्शन होता है, इसमें लोगों के आने जाने की अनुमति भी रहता है और नेशनल पार्क में अनुमति नहीं रहता है। वही अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था। उसके तहत बहुत ही लंबे एरिया को, बहुत ही लंबा, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रहेंगे, नेशनल पार्क भी रहेगा और नहीं भी रह सकता, उसके तहत भी जानवरों के संरक्षण का शुरुआत किया गया। और सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? तो 1979 में बना। उसके बाद भारत में सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? तो 1986 में बना, जो नीलगिरी बायोस्फीयर था। इसके बाद हम लोग वन्य जीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए 1972। इसके तहत भी जानवरों के संरक्षण के लिए ही था। फिर हम लोग टाइगर की संख्या लगातार नीचे गिर रहा था तो हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर 1973 लाए। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा बात कि हम लोग टाइगर रिजर्व किसको बोलेंगे, टाइगर रिजर्व किसको बोलेंगे? तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, ध्यान से सुनिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो,
अगर उसमें बाघों की संख्या अच्छी हो और उसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आते हैं तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को हम लोग टाइगर रिजर्व बोलना शुरू कर देते हैं। तो टाइगर रिजर्व अलग से कुछ, टाइगर रिजर्व जो होता है वो अलग से कुछ नहीं होता है, वो या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगा या नेशनल पार्क रहेगा। उन दोनों में से ही जिसमें टाइगरों की संख्या अच्छा होगा उसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आते हैं, तो फिर उसको हम लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोलना शुरू कर देते हैं। तो यही था हम लोग का टाइगर रिजर्व क्षेत्र। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइगर रिजर्व के ऊपर बात करें। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम सारे एशिया वाले देश को ही लिखे हैं। तो ये वो देश हैं जिसमें क्या होता है कि बाघ पाए जाते हैं। तो टाइगर रेंज कंट्री में 13 देश आते हैं। और 13 देश कौन कौन से हैं? रूस है, चीन है, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया। तो ये जितने भी देश हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 13 देश हैं, इनको टाइगर रेंज कंट्री बोला जाता है। पूरे विश्व में यही 13 देश में बाघ पाए जाते हैं लगभग, तो इसलिए इसको टाइगर रेंज कंट्री बोला जाता है। अब हुआ ये कि 2010 में लगभग उस टाइम बाघों की संख्या में तेज़ी से गिरावट हो रहा था। तो उस बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए और इसकी संरक्षण करने के लिए, यानी कि बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए सारे देश 2010 में एक सम्मेलन के तहत एक जगह जुटे हुए थे। तो कहाँ जुटे हुए थे? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के शिखर सम्मेलन में जुटे हुए थे। और उसी टाइम इन्होंने इस सारी बाघों की समस्या को देखते हुए एक नियम बनाए या कुछ उस टाइम के प्रावधान लाए कि हम लोग को 2022 तक, यानी कि 12 साल बाद हम लोग पुनः मिलेंगे 13 देश, और सभी को क्या करना है कि अपने अपने देश में बाघों की संख्या को दुगना करना है। यानी कि टाइगर की संख्या को क्या करना है? दुगना करना है। तो इसको हम लोग बोल दिए क्या? T x2। और T x2 अवार्ड भी दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा द ग्लोबल गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर बाय 2022, यानी कि 2022 तक सभी देशों को टाइगर को क्या करना है? डबल करना है। तो इसी को हम लोग T x2 बोलते हैं। और T x2 के तहत हमारे भारत की एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो 4 वर्ष में यानी कि 2014 से 2018 के बीच ही बाघों की संख्या को दुगना कर दिया, इसलिए इसको T x2 अवार्ड भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये था कि 2010 में जो समझौता हुआ 13 देशों के बीच, वो ये था कि 2022 तक हम लोग को बाघों की संख्या को डबल कर देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी तक तो कोई देश इस चीज़ को पूरा किए कि नहीं किए। तो 2021 अभी चल रहा है। तो सबसे पहले इस 2022 से पहले 2018 में सबसे पहले नेपाल जो है वो बाघों की संख्या को दुगना कर दिया है। अब देखिए हम लोग ना ये 13 देश में, भारत में पूरे विश्व का 70% अकेला बाघ पाया जाता है। यानी कि हम लोग भारत को टाइगर कंट्री भी बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। और पूरे विश्व का 70% बाघ पाया जाता है। 30% में सारे जितने भी 12 देश बचे ना, उनमें 30% में बट जाएंगे। ये तो हम लोग समझ गए T x T संरक्षण, यानी कि T x T एक्ट क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे बाघ अनुमान का चौथा चक्र का रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को दिया गया। इसका मतलब हुआ कि भारत में प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघों की गिनती की जाती है। और सबसे पहला गिनती कब हुआ था? तो सबसे पहला गिनती हुआ था 2006 में। 2006 के बाद 2010 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में। और ये जो एक्ट हुआ था 2010 के तहत कि 2022 तक बाघों की संख्या दुगना करना है। तो 2018 में जब बाघों की गिनती किया गया, अखिल भारतीय बाघ अनुमान का चौथा चक्र जिसको बोलते हैं, उसका रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को दिया गया। 29 जुलाई को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई को ही। अब पर्यावरण मंत्रालय बाघ जनगणना रिपोर्ट 29 जुलाई को ही दिया था। और इस जनगणना के हिसाब से भारत ने 2967 बाघों की संख्या बताए थे, जबकि 2014 में ये बाघों की संख्या लगभग 1400 था। तो हम लोगों ने भी, यानी कि भारत ने भी 2018 यानी कि 2022 से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या को दुगना कर दिया। यानी कि T x2 जो रूल, यानी कि उस टाइम का हस्ताक्षर हुआ था, उसको भारत 4 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया। तो ये तो था T x T का मतलब भारत में प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघों की गिनती किया जाता है। बाघों की गिनती सिंपली पैरों के निशान या एक मोबाइल ऐप भी है M-Strip, जिसके अनुसार से बाघों की गिनती किया जाता है। वो अब आगे हम लोग समझ भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं।
तो भारत में टोटल 18 ऐसे राज्य हैं जिसमें बाघ पाए जाते हैं, और इन 18 राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर रेंज स्टेट बोलते हैं। अब 2018 में जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से हम कुछ कंट्री यहाँ पे नक्शे पे दिखाए हुए हैं, और इस नक्शे के हिसाब से आप लोग यहाँ पे हम नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन नक्शे के हिसाब से आपको समझ जाना है कि कौन से कहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है। इतना तो आप लोग को पता होना ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे मिले हुए हैं, तो 526 मध्य प्रदेश में, इसके बाद 524 कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक ऊपर नीचे होते रहते हैं, 524 और 526 कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। फिर महाराष्ट्र में है कितना, 312 है, कर्नाटक में 524, महाराष्ट्र में 312 और उत्तराखंड में 442। तो ये 4 राज्य हम लोग यहाँ पे अभी बात किए, तो ये सब हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे समझेंगे एक एक राज्य को देखकर कि कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व आप लोग समझ गए, टाइगर रिजर्व किसको बोलेंगे, तो टाइगर रिजर्व सिंपल बात है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आते हैं, उसको हम लोग टाइगर रिजर्व बोलना शुरुआत कर देते हैं। अब हम यहाँ पे बात किए कि भारत में 18 टाइगर स्टेट हैं, यानी कि टाइगर रेंज स्टेट जो है 18 है, वो 18 स्टेट में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में है एक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचनाक कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस सिंपल सी 2-3 बार इस नक्शे के हिसाब से ऐसे देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में ही सेट हो जाएगा। उदंती सीता नदी, अचनाक कमार और इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व बिहार। देखिए टाइगर रिजर्व बिहार में मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि। टाइगर रिजर्व बिहार में कितने हैं, तो एक ही टाइगर रिजर्व है, तो है वाल्मीकि। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं असम। असम के टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारा है नमेरी, काजीरंगा, औरंग और मानस। अब देखिए मानस और काजीरंगा 2 ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नमेरी, औरंग, काजीरंगा, मानस, जिसमें से मानस और काजीरंगा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस और काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आगे हम लोग देखिए टाइगर रिजर्व यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है कमलंग, नामदफा और पक्के। अब हम बात करें कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल 2018 के आंकड़ा के हिसाब से 50 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 50 टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में। अब देखिए इसमें 50वां जो टाइगर रिजर्व बना था वो कौन था, कमलंग था, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बना था, कमलंग टाइगर रिजर्व। इसके बाद ही और बहुत सारे नए टाइगर रिजर्व को बनाने की घोषणा हो गया है, लेकिन उसका अभी लागू नहीं किया गया है। तो पक्के और नामदफा कहाँ के है, नामदफा, पक्के, कमलंग, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आंध्र प्रदेश में मात्र एक है नागार्जुन श्रीशैलम, जिसको क्षेत्रफल के हिसाब से, नागार्जुन श्रीशैलम को क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोला जाता है। किसको, नागार्जुन श्रीशैलम को। अब देखिए यहाँ पे आपका इधर से एक ट्रायंगुलर शेप में जो एक राज्य अलग हुआ था उसको कौन सा राज्य बोलते हैं, तेलंगाना। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौवल और अमराबाद। तो अमराबाद जो है ना, यहाँ से देखिए यहाँ तक लो तो हमारा आंध्र प्रदेश था। अब इससे जो अलग हुआ है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम का ही भाग है कौन, अमराबाद। तो अलग स्टेट में चला गया तो इसको अलग से ही ये बना दिया गया टाइगर रिजर्व अमराबाद को। तो तेलंगाना में कौन कौन है, तो एक कौवल है और एक अमराबाद टाइगर रिजर्व। फिर देखेंगे मिजोरम। मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है, डंपा। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में। कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में इसको ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले लिया जाता है तो टाइगर रिजर्व बोल दिया जाता है। अब देखिए ओडिशा के अंदर हम लोग देखेंगे तो ओडिशा के अंदर 2 टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया और सिमलीपाल। सतकोसिया और सिमलीपाल है, सिमलीपाल, सतकोसिया। फिर राजस्थान के अंदर हम लोग देखेंगे तो 3 टाइगर रिजर्व हैं, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। फिर हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर देख रहे हैं हम लोग, देखिए तमिलनाडु के अंदर 4 है, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कुलकाड मुन्नंतरई और अन्नामलाई। ये कहाँ के राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हैं, तो ये हैं हमारे तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। इसमें 5 टाइगर रिजर्व हैं, पाल, मेलघाट, नवागांव नगीजरा, तदोबा, बोर और सह्याद्री। ये सब आपको ध्यान में रखना, इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर भी 6 टाइगर रिजर्व हैं। एक पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, बांधवगढ़, कान्हा टाइगर रिजर्व,
पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर। ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कितने बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केरल में 2 है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। केरल में 2 ही है, पेरियार और परम्बिकुलम। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक में है एक काली, बांद्रा, नागरहोले भी इसको बोला जाता है, बांदीपुर, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। तो ये 5 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसके बाद और हम लोग देखते हैं आगे, झारखंड में पलामू में टाइगर रिजर्व है, जो पलामू में ही है और पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। फिर है पश्चिम बंगाल में भी 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक बुक्सा और सुंदरवन। तो यहाँ पे सुंदरवन भी जो है वो हेरिटेज साइट के अंदर है। तो टाइगर रिजर्व में हम लोग 3 ऐसे टाइगर रिजर्व की बात किए, जो मानस था, एक काजीरंगा है, एक सुंदरवन, जो क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में एक राजा जी है और जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला नेशनल पार्क था और पुराना नाम इसका क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। एक्चुअली में वहाँ बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा था, तो जिम कॉर्बेट नामक एक व्यक्ति को रक्षा करने के लिए बुलाया गया था, जो बहुत सारे व्यक्तियों की रक्षा भी किए थे। तो ऐसा कहानी हम कहीं आर्टिकल में पढ़े हुए थे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले बनाया गया था भारत का, इसका पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मानगढ़ और दुधवा। पीलीभीत के बारे में भी हम बात T जो हम लोग का समझौता था, उसके अंतर्गत अवार्ड भी दिया जाता था। तो क्यों ये अवार्ड पीलीभीत को दिया गया? क्योंकि 2014 से 2018 के बीच यानी 4 वर्ष में ही ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को दोगुना कर दी। T2 अवार्ड कब दिया जा सकता है? कि किसी भी टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा प्रबंधन किया हुआ है, या बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ है, तो बहुत सारे जो बाघों के ऊपर कार्य होगा और बहुत अच्छा कार्य होगा, अवार्ड भी दिया जाएगा। और टाइगर का हम लोग साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे, तो क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी भारत में 18 टाइगर स्टेट थे जिनके बारे में टाइगर रिजर्व था, उसको हम लोग बात कर लिए। तो ये था टाइगर रिजर्व के ऊपर छोटा सा वीडियो। हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज भी करा दें कि इसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को समझे, जो दोनों ही एक ही पर्पस के लिए है, इन सितु कंजर्वेशन के लिए, जो उन्हीं की नेचुरल इन्वायरमेंट में जीवों का संरक्षण किया जाता है, उसको इन सितु कंजर्वेशन बोला जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखें कि 13 टाइगर रेंज कंट्री है जो एशिया के अंदर है, उसमें 70% बाघ जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देख लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो एक ह्यूज एरिया यानी कि लंबे एरिया में जीवों के संरक्षण भी करता है और वहाँ पे क्लाइमेट के भी देखरेख करता है। उसके बाद हम लोग T2 देखें, जिसके तहत 2010 में समझौता हुआ, सम्मेलन हुआ, उसके तहत 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया, और 2018 में नेपाल दोगुना कर दिया और 2019 में भारत दोगुना कर दिया। और प्रत्येक 4 वर्ष में भारत में बाघों की गिनती किया जाता है, जिसका रिपोर्ट अभी 2018 में आया था और 2019 में 29 जुलाई 2019 को इसको प्रकाशित किया गया था। और बहुत सारी बात हम लोग इसमें देख लिए प्रत्येक राज्यों के अनुसार। जो 526 सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भारत में कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश, इसके बाद कर्नाटक, फिर 442 उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र के अंदर। तो और जितने भी राज्य 18 राज्य थे जिनके अंदर टाइगर रिजर्व थे, वो भी हम लोग देख लिए। जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आ जाते हैं, उसको हम लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोलते हैं। तो ये था हमारा टाइगर रिजर्व का वीडियो। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करके ही बताएं। बहुत सारे लेक्चर हम इसके ऊपर, स्टैटिक जीके के ऊपर लाते रहेंगे। धन्यवाद।